2024-25 के अनुसार क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का मेन पर्पस क्या है। देखिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में ही अच्छे से एक्सप्लेन करता चलूंगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस नहीं होगी। बस ध्यान से पूरा लेक्चर हमको कंप्लीट करना है। देखिए, यहाँ पर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, किस तरीके के ये खनिज होते हैं। तो ये वो मिनरल्स होते हैं जो कि एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनका यूज़ जो होता है ना, वो अलग अलग हाई टेक्निकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमको देखने को मिलता है। अब ये मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लिथियम होता है। लिथियम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? बैटरियों में इसका यूज़ किया जाता है। विशेष रूप से हमको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक वाहनों में। इसके अलावा कोबाल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, बैटरियों में इसका यूज़ होता है। निकल की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें, तो ये वो सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि किसी देश की इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, खास कर इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कारण। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है। अब बात कर रहे हैं हम बजट 2024-25 के अनुसार क्रिटिकल मिनरल मिशन की। इसका मेन पर्पस क्या है? इस मिशन का मेन पर्पस है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, रिसाइकलिंग पर फोकस करना और ओवरसीज एक्विजिशन पर फोकस करना। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करी हमने, घरेलू उत्पादन की बात करी, तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि क्रिटिकल मिनरल जो हैं उनके घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाना है। रिसाइकलिंग का मतलब ये हो गया कि मिशन के थ्रू मिनरल्स के रिसाइकलिंग पर भी जोर दिया जाए ताकि उनका सही से उपयोग हो सके। तीसरी हमने बात करी विदेशी अधिग्रहण मतलब ओवरसीज एक्विजिशन की। तो विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स का अधिग्रहण मतलब एक्विजिशन भी इस मिशन का प्रमुख हिस्सा है, ताकि भारत को अपनी जो आवश्यकता है उनके लिए इन मिनरल्स की प्राप्ति जो है पर्याप्त मात्रा में मिल सके। जैसे कि एग्जांपल से समझे हम कि भारत जो है वो लिथियम जैसे मिनरल्स का एक्विजिशन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और चिली देशों में इन्वेस्ट कर सकता है। इन देशों में लिथियम के बड़े बड़े भंडार हैं जिसका यूज़ हमको इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में देखने को मिलता है। इसके अलावा अफ्रीका में कांगो से कोबाल्ट का एक्विजिशन हो सकता है। कांगो में कोबाल्ट की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैटरियों में आवश्यक होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्रिटिकल मिनरल मिशन गवर्नमेंट लेके आई, जिसका मेन पर्पस क्या है? इंक्रीज करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण द्वारा प्रेजेंट किए गए बजट 2024-25 का कुल साइज कितना है? तो फाइनेंशियल ईयर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पिछली बार की बात करें 2023-24 में, तो बजट जो रखा गया था वो 45 लाख करोड़ का था। और इस बार 24-25 की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 48.2 लाख करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में किस मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बजट का एलोकेशन किया गया है? तो यहाँ पर अगर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बजट लेके आई है डिफेंस के लिए। 4.5 लाख करोड़ का बजट जो है वो डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ने पेश किया है। सेकंड नंबर पर रूरल डेवलपमेंट को रखा है, जिसका बजट एलोकेशन किया गया है 2,65,000 करोड़ के आसपास। और तीसरे नंबर पर रखा है एग्रीकल्चर को, जिसका बजट दिया गया है इस बार 1.5 लाख करोड़ रुपए का। यहाँ पर बात हो रही है कि किस मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बजट का एलोकेशन किया गया है, तो डिफेंस, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। तो हम इसको समझते हैं पहले कि एंजल टैक्स क्या है और इसको समाप्त कर दिया है तो इसके अब क्या फ़ायदे हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो एंजल टैक्स जो है ना, ये वो टैक्स है जिसे भारतीय स्टार्टअप्स पर लागू किया जाता था जब वे क्या करते थे, फंडिंग को प्राप्त करते थे। ये फंडिंग आमतौर पर एंजल इन्वेस्टर जो होते थे उनके द्वारा दी जाती थी। एंजल इन्वेस्टर कौन? अब ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि शुरुआती चरण में किसी स्टार्टअप में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उन कंपनी का शेयर जो है वो प्राप्त करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि इस टैक्स को जो है वो अबॉलिश कर दिया है, इस टैक्स को समाप्त कर दिया है। तो उसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? तो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इस टैक्स को समाप्त किया है। एंजल टैक्स के चलते कई स्टार्टअप्स को अतिरिक्त टैक्स का भार जो है उसका सामना करना पड़ता था, जिससे उनको जो है उनके बिजनेस ग्रोथ में उनको कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो फेस करना पड़ती थी। तो बजट 2024-25 में सरकार ने घोषणा करी है कि एंजल टैक्स को अब समाप्त कर दिया गया है और इसकी वजह से स्टार्टअप में और अधिक अब निवेश जो है वो देखने को मिलेगा। उनकी वित्तीय स्थिति जो है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मजबूत होगी। इस कदम से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और नए इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंजल टैक्स को जो है वो समाप्त कर दिया है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल बजट 2024-25 के अनुसार फॉरेन कंपनीज पर कॉर्पोरेट टैक्स के रेट को 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स कितना कर दिया है? 35% कर दिया है। पहले 40% था, अब 35% हो गया है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो ये वो टैक्स होता है जो कंपनियां अपने मुनाफे मतलब प्रॉफिट पर चुकाती हैं। इसे भारत में इनकम टैक्स विभाग द्वारा एकत्र किया जाता है। फॉरेन कंपनीज की बात करें तो ये कौन सी कंपनियां होती हैं? तो जो भारत की मूल नहीं होती हैं लेकिन भारत में व्यापार करती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनीज बोलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के पीछे उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का? देखिए, टैक्स दर को घटाने का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना। मान लीजिए कि एक कोई विदेशी कंपनी है जो कि भारत में 100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है। पहले उन्हें 40% टैक्स के हिसाब से 40 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब 35% टैक्स दर होने की वजह से उन्हें 35 करोड़ रुपए टैक्स जो है वो देना होगा। अब उनके पास में 5 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त बचना स्टार्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से भारत में जो है वो फॉरेन कंपनियां जो है वो क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएगी अपना। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस मोटिव से कॉर्पोरेट टैक्स के रेट को कम किया है, 40% से घटाकर कितना कर दिया है, 35% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल फार्मिंग में फार्मर्स के संबंध में बजट 2024-25 में इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट क्या है। तो देखिए, नेचुरल फार्मिंग आप सभी को पता ही है, प्राकृतिक खेती जिसे बोला जाता है, एक ऐसी खेती है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है वो देखने को मिलता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता, फसलों की जो पौष्टिकता होती है वो बनी रहती है। तो बजट 2024-25 में सरकार का लक्ष्य जो है वो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करने का है। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान जो है पर्यावरण अनुकूल और सस्टेनेबल खेती जो है उस विधि को अपनाएं। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में देखें तो किसानों के लिए लागत जो है वो कम देखने को मिलती है और आय में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती से जो उत्पादित फसलें होती है वो स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होती है, पौष्टिक होती है। तो हेल्थ बेनिफिट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। तो बजट 2024-25 में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करने का लक्ष्य लिया गया है। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2024-25 में हेल्थ सेक्टर के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो हेल्थ सेक्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर की 2023-24 की, तो उस समय भी हेल्थ में जो बजट दिया गया था लगभग उतना ही आवंटन हमको यहाँ एलोकेशन देखने को मिला है। कितना आवंटन किया है, कितना एलोकेशन किया है, 89,000 करोड़ रुपए के आसपास। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 89,287 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी किया गया। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट किस स्टेट में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करी है। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्या है, गोदावरी नदी पर डैम बनाकर जल का संग्रहण करना और उसका उपयोग करना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, पेयजल की आपूर्ति करना और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना। इसके अतिरिक्त पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये बाढ़ नियंत्रण मतलब फ्लड कंट्रोल और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, बजट 2024-25 में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बजट जो है वो जारी किया गया है। किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बजट 2024-25 में सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की न्यू लिमिट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है पहले वो समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक वो राशि होती है, एक अमाउंट होता है जो कि सैलरीड एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी से कट की जाती है ताकि उनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो सके। बजट 2024-25 में सरकार ने सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा जो थी पहले 50,000, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 75,000 कर दिया है। और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये हमको देखने को मिलता है फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 16 के तहत। धारा 16 में मानक कटौती मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो 50,000 की लिमिट जो है उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है, 75,000 कर दिया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बजट 2024-25 के तहत पूर्वोदय स्कीम्स को शुरू किया गया। इनमें से कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं किया गया है। देखिए, पूर्वी भारत के राज्यों में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को मजबूत करने के लिए पूर्वोदय योजना जो है वो बनाई गई है, जिसमें अमृतसर से कोलकाता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण जो है वो किया जाएगा और गया में एक इंडस्ट्रियल हब का भी विकास जो है वो किया जाएगा। इस योजना में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ऑप्शन दिया गया है, तो मध्य प्रदेश को इसमें शामिल नहीं किया गया है, डी आंसर। बजट 2024-25 के अनुसार जो इंडिया का एजुकेशन सेक्टर है उसमें कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है। तो एजुकेशन की फील्ड में बात करें फ्रेंड्स तो 1.25 लाख करोड़ रुपीज़ का आवंटन जो है वो किया गया है, डी आंसर। न्यू बजट 2024-25 के अनुसार नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित किए जाएंगे। तो आईपीपीबी की स्थापना कितनी की जाएगी, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 100 की जाएगी, ये लक्ष्य लिया गया है। तो 100 बैंक्स, ए आंसर। आईपीपीबी की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है देश के हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है और उन्हें डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सशक्त बनाना है। सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुरू किया गया था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। ओके, तो यहाँ पर 100 बैंक का लक्ष्य लिया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट 2024-25 में कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए फ्रेंड्स 1.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट का आवंटन किया गया है, सी आंसर। बजट 2024-25 के अनुसार पीएम मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी के तहत कितनी लोन लिमिट को निर्धारित किया गया है। देखिए, पीएम मुद्रा योजना की बात करें तो अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा इसे शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ये योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रदान करना। अंडर पीएम मुद्रा योजना की बात करें तो 3 कैटेगरीज इसमें रखी गई हैं, शिशु, किशोर और तरुण।
तरुण श्रेणी उन व्यवसायों उन बिजनेस के लिए हैं जिन्हें अधिक धनराशि जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो तरुण श्रेणी के तहत लोन लिमिट जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 20 लाख। तो यही पूछ रहे हैं यहाँ पर, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बजट 2024-25 के तहत देश में कौन से 2 टेम्पल कॉरिडोर्स होंगे जो डेवलप किए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर का विकास जो है वो किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की तर्ज पर इन दोनों मंदिरों के गलियारों का विकास जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा बजट में नालंदा का विकास पर भी फोकस किया गया। नालंदा को एक टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को उसकी प्राचीन प्रतिष्ठा में पुनर्जीवित जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा ओडिशा में भी पर्यटन के विकास पर भी जोर दिया गया है। ओडिशा की प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, स्मारक, शिल्प, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप्स, इन सब का विकास कर उड़ीसा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाएगा। अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य लिया गया है। ओके, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार जो एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता क्या है। इसको हम समझते हैं, 2 मिनट में समझ लेंगे, बस ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट के पास 2 तरीके के रेवेन्यू आते हैं। एक आता है रेवेन्यू रिसिट्स और दूसरा आता है कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स क्या होता है? सरकार की ऐसी आय जिसमें सरकार पर किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं होती है वापस करने की, जैसे कि टैक्स का पैसा। दूसरा होता है कैपिटल रिसिट्स, सरकार की ऐसी आय जिसमें सरकार पर लाइबिलिटी होती है, इन फ्यूचर सरकार को भुगतान करना होता है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट लोन लेती है, विदेशी लोन लेती है, ठीक है ना, तो उसमें गवर्नमेंट को पैसा वापस करने की लाइबिलिटी आती है। तो ये हो गया कैपिटल रिसिट्स। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है टोटल रिसिट्स। क्लियर? अब 2 तरीके की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। एक करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या? ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की न तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार होता है, न ही फ्यूचर के लिए कोई इनकम जनरेट होती है। जैसे सरकारी विभागों पर होने वाला खर्चा, सरकारी सब्सिडी, ये सब उसके अंदर आते हैं। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा होता है और फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट होगी, जैसे कि अस्पताल बना रही है, उद्योग धंधे जो है वो स्थापित कर रही है, तो वहाँ से गवर्नमेंट को फ्यूचर में क्या होती है? इनकम होती है, तो वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब दोनों को जोड़ देते हैं हम एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो बन जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर में से जब टोटल रिसीट्स को माइनस कर देते हैं तो ये कहलाता है बजट डेफिसिट। और जब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर देते हैं एक्सेप्ट बोरोइंग, गवर्नमेंट उधार भी लेती है, तो उधार वाला पार्ट हटा दो, तो ये हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट रेट रखा गया है, वो कितना रखा गया है? 4.9%। जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 था उसमें गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया था वो लिया था 5.9% का। बाद में उसको रिवाइज करके 5.8 किया था, बट वो 5.9% का टारगेट लिया था फिस्कल डेफिसिट का, और अचीव कितना हुआ? 5.6%। तो अब नेक्स्ट बार जब बजट प्रस्तुत होगा तब अपने को क्लियर होगा कि फाइनल जो फिस्कल डेफिसिट रहा वो कितना रहा। टारगेट लिया है 4.9% का। अगला क्वेश्चन है, किसने लगातार 7 बार यूनियन बजट को प्रस्तुत किया और मोरारजी देसाई के पहले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 बार यूनियन बजट को प्रेजेंट किया है, जिसमें से इस बार का देखिए फरवरी में जो इंटरिम बजट था वो भी शामिल है। मोरारजी देसाई ने 6 बार लगातार बजट जो है वो पेश किया है। अगर ओवरऑल बजट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत जो किया है बजट वो मोरारजी देसाई ने किया है, 10 बार। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के स्पीच के टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित एनपीएस वात्सल्य स्कीम का प्राइमरी फोकस क्या है? देखिए, एनपीएस वात्सल्य स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करते हैं हम। इस योजना के तहत पेरेंट्स और गार्जियन अपने माइनर चिल्ड्रन मतलब नाबालिग बच्चों के भविष्य के लिए एक विशेष निधि मतलब फंड में योगदान जो है वो कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये योजना विशेष रूप से माइनर चिल्ड्रन मतलब नाबालिग बच्चों के लिए बनाई गई है, जिससे उनके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। माता पिता और अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स और गार्जियन, वो इस योजना में नियमित रूप से राशि जमा कर सकते हैं, जो एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों के लिए उपयोगी होगी। उनकी आगे फ्यूचर पढ़ाई में वो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनपीएस वात्सल्य स्कीम को शुरू किया गया है, जिसका प्राइमरी फोकस क्या है? पेरेंट्स और गार्जियन अपने नाबालिग बच्चों मतलब माइनर चिल्ड्रंस के लिए भविष्य के लिए एक निधि मतलब फंड में योगदान कर सके। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बजट 2024-25 के अनुसार न्यू इनकम टैक्स स्लैब में 10 लाख से 12 लाख रुपए के बीच की इनकम पर टैक्स की रेट क्या है? तो न्यू टैक्स स्लैब हमको देखने को मिल रही है फ्रेंड्स इस बार। अगर हम डिस्कस करें, 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम जो है वो टैक्स फ्री रखी गई है। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 10% टैक्स। 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 15% टैक्स, और 12 लाख से 15 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 20% टैक्स जो है वो देना होगा। और 15 लाख से अगर ऊपर सालाना इनकम है तो उस पर 30% टैक्स जो है वो अप्लीकेबल होगा। तो ये न्यू टैक्स स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। यहाँ पर 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर पूछ रहे हैं, तो 15%, बी आंसर। बजट 2024-25 के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा किस सोर्स से प्राप्त होता है? तो किस सोर्स से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, उधार लेती है गवर्नमेंट। 27% पैसा जो है वो लोन के रूप में या फिर अदर लाइबिलिटीज़ के रूप में वो उधार लेती है, बोरो करती है।
तो 27% पैसा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा।